छात्र राजनीति करनी होती तो मेरा एडमिशन प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में था, मैं वहाँ से राजनीति की शुरुआत कर सकता था, पर मेरा पहले कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। पर इस सिस्टम ने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, इस सिस्टम ने जिस प्रकार से हमें जो भी कहें अब वो जो सारी चीज़ें की, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने ही हमें आज यहाँ पर खड़ा किया है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हमने ये देखा कि युवा नेतृत्व जहाँ पर भी विकल्प के तौर पर उभरा, चाहे वो गुजरात में दलित आंदोलन से निकले नेता हों, चाहे वो पार्टी कुछ और समाज से निकले हुए नेता हों, चाहे दिल्ली में JNU से निकले हुए नेता हों, अंततः सब कांग्रेस या भाजपा की गंगा में समाहित हो गए हैं। क्या बॉबी पंवार चुनाव जीतने के कुछ समय बाद इन मुख्य धाराओं में मिल जाएगा, या इसके बारे में कोई स्पष्ट विजन बॉबी पंवार के पास है कि नहीं, उसको किस राजनीति की ओर बढ़ना है? देखिए, हमारा एक कल्चर है, हमारे लोगों में एकजुटता है और अपने के प्रति कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर है एक चीज़ कि वो अपने नेता को कभी हारने नहीं देती है। बॉबी भाई, आपका पहला ही चुनाव है जी, और लेकिन आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना बहुत जल्दी से ऐसा नहीं है। देखो, हमने संघर्ष से सीखा है। दो टूक मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बॉबी पंवार चुनाव जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे, ये वो अपने मतदाताओं से वादा कर सकते हैं? कांग्रेस में नहीं जाएंगे, अपने मतदाताओं से वादा कर सकते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम जनता के कैंडिडेट बनकर जाएंगे अगर संसद पहुँचते हैं। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। फर्स्ट फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां नॉमिनेशंस पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी खुले तौर से मैदान में हैं। पिछले 1 दशक से पूरा उत्तराखंड एक पार्टी के हवाले अपना मत करता आ रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में जो कुछ खास बातें हैं उनमें एक नाम ऐसा जरूर है जिस नाम ने एक बज़ क्रिएट किया है। वो नाम, उसकी चर्चा इतनी ज्यादा है कि कई बार मुख्यमंत्री की रैली में लोग उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है बॉबी पंवार। बॉबी पंवार आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे उनकी रणनीति पर, उनकी अब तक के सफर पर, उनकी भविष्य की योजनाओं पर और चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर। बॉबी दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बॉबी भाई, जैसा मैंने जिक्र किया कि एक बज़ क्रिएट हो गया है, ये बज़ क्रिएट करना चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए प्रत्याशी करोड़ों रुपए लगाते हैं, पूरे शहर को पोस्टर्स से पाट दिया जाता है। उसके बाद भी कई प्रत्याशी वो बज़ या वो चर्चा अपनी जन जन तक नहीं पहुंचा पाते। आपको ये एक फेवर इस तरह से मिला है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर अब लोगों की जुबान पर आपका नाम दिख रहा है। ये कैसे क्रिएट हुआ? आप सबसे पहले तो इसके कारणों को अगर आप आंकें तो क्या पाते हैं कि आप पहली बार, आपकी उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल। तो 26 साल का एक लड़का पहला चुनाव के लिए उतरता है और उसके नाम की इतनी चर्चाएं होने लगती हैं। इसके कारणों को आप खुद कैसे देखते हैं? तो देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो आप कारण जानना चाह रहे हैं, इसमें कारण सिर्फ ये है कि हम लोगों ने 5-7 वर्षों से जो संघर्ष किया है और उस संघर्ष को जिस ईमानदारी के साथ, जिस निडरता के साथ हम लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं लोगों ने हम पर विश्वास जताना शुरू किया है। और लोगों ने विश्वास जताना शुरू किया है तो हम लोग जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर संघर्ष करने का जब हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया तो कहीं ना कहीं हमें भी वो बात से अवगत होना पड़ा, या हमारे समझ में भी आई कि सड़कों पर संघर्ष करने का एक सीमित दायरा है। सड़कों पर संघर्ष करके हम केवल वो सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं, सड़कों पर संघर्ष करके सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं, सड़कों पर संघर्ष करके हम मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, पर जो नीति नियंता है, जो हमारे नीतियां बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये तय करते हैं कि उत्तराखंड के इस गांव में ये कार्य होना है या उत्तराखंड के इस जिले का ये विकास होना है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हमें ये चीज़ें समझ आई, और ऊपर से जो प्रदेश के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जो प्रदेश के बारे में चिंता करते रहते हैं, और जिन युवाओं को वास्तव में काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी सिस्टम के कारण, जिन युवाओं को प्रताड़ित किया गया, या जिन लोगों पर मुकदमे या जिस प्रकार की जो कार्रवाई की गई, उन लोगों के जब सुझाव आए, उन लोगों के जब निर्देश हुए, आदेश हुए, तो हम लोगों ने भी उस पर हामी भरी, और कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा वास्तव में ये बात सच है कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। अगर ऐसी सत्ता से टकराना है जो हर संभव कोशिश करती है कि जो उनके खिलाफ सही के लिए भी आवाज़ उठाए, तो उस आवाज़ को कैसे दबाना है, तो मुझे लगा कि वास्तव में इन लोगों के सुझाव सही है, और
हमारा मानना था कि कहीं ना कहीं अब यही एक रास्ता बचा है। इस रास्ते पर चलकर जिस प्रकार से आज हमारे संघर्षों के साथ हमारे प्रदेश के लोग, युवा, हमारे मातृशक्ति और हमारे जो आंदोलनकारी शक्तियां हैं, वो लोग जिस प्रकार से हमारे संघर्षों के साथ खड़ी थी, आज जब हमने नॉमिनेशन किया तो उसके बाद से वो हमारी इस सीट के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग आगे आकर हमारे लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तभी हमारी ये सीट चर्चाओं में और हमारा नाम चर्चाओं में है। अच्छा, ये एक बड़ा चर्चित भारतीय राजनीति में एक बड़ा चर्चित उदाहरण है कि जिस तरह से आप बेरोजगारों का आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो तमाम बच्चे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी सालों साल करते हैं, आप भी संभवतः सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। और जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा था वो उदाहरण यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती के बारे में दिया जाता है कि जब वो भी एक पढ़ाई की तैयारी कर रही थी तो एक मेंटोर कांशीराम जी ने उनको बोला कि तुम्हें डीएम नहीं सीएम बनना है मायावती। तो आपकी भी कोई ऐसे मेंटर रहे जिन्होंने आपको ये बोला कि तुम्हें डीएम नहीं सांसद बनना है या चुनाव लड़ना है? नहीं, हमें किसी ने ऐसा तो बोला नहीं। हम एक बहुत साधारण से परिवार से उठकर आए हैं और ग्रामीण परिवेश से उठकर आए हैं। हम तो वो लोग हैं जो बचपन में स्कूल के साथ साथ खेतों में काम करने वाले लोग हैं। हम तो स्कूलों की छुट्टियों में हम हल चलाने वाले लोग हैं। हम बकरी गाय के साथ जाने वाले लोग हैं। हम इस साधारण परिवार से, जहाँ पशुपालन और कृषि पर सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था वो चलती है, हम तो इस परिवेश से उठकर आए हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद था नहीं। पर जब हम देहरादून के अंदर आते हैं और कुछ अपनी जो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उस समय का जो हमारा टाइम टेबल रहता है, जो समय सारणी रहती है, केवल ये रहती है कि सुबह उठकर 7 बजे कोचिंग निकल जाना है, कोचिंग पढ़कर फिर कमरे पे आना है, फिर वहाँ मेहनत करनी है, फिर कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा, यही हमारा रूटीन था। पर जब सरकार ने लंबे समय तक कोई फॉर्म नहीं निकाले और जब निकाले तो उनमें जब हमने परीक्षाएं दी तो हमारा तो सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया। पर हम जिनसे सीखते थे, पढ़ते थे, हमारे जो सीनियर थे, उन लोगों की भी अच्छी तैयारी के बाद सिलेक्शन ना होना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो शंका पैदा हुई और लोगों ने जब बताया कि ऐसा हो रहा है, तो हम उस लड़ाई के पीछे हम लगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं केवल एक सीट बेचने को लेकर ये काम नहीं है। वो सीट तो बिकेगी, पर वो जब 60 साल तक जिस कार्यालय में, जिस विभाग में जो बंदा काम करेगा, वो 60 साल तक उस विभाग को भी खोखला करेगा। कहीं ना कहीं वो पूरा एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए वो दीमक की तरह अंदर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस पर जब शुरुआत की तो कहीं ना कहीं आज जो परिणाम प्रदेश के सामने है, सब चीजें प्रदेश के सामने कि किस प्रकार से यहाँ पर जो चीजें चल रही थी, इस पर अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपने जैसे परिवेश की बात की तो थोड़ा सा पहले आपकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हैं जो जानना चाहती हैं कि बॉबी पंवार, जिसका नाम लगातार वो सुन रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। कहाँ प्राइमरी स्कूलिंग हुई, अगली स्कूलिंग क्या हुई, ग्रेजुएशन लेवल कहाँ से कंप्लीट हुआ, किन सब्जेक्ट से हुआ, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूं तो बचपन में हम गांव में थे। मुझे एक डामठा या एक जगह पड़ती है, होली लाइफ पब्लिक स्कूल में मैं LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। अच्छा। फिर उस दौरान फिर जो चाचा वगैरह थे वो साथ में रहते थे, उनके गाइडेंस में था, तो उनका इंटर वगैरह हो गया था, तो मुझे वापस गांव बुलाया गया। और गांव के बगल में लाखा मंडल मार्केट पड़ता है, वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में मैं 4वीं और 5वीं कक्षा को पास करके मैं आगे बढ़ा। फिर उसके बाद गाँव के और नज़दीक एक और छोटा मार्केट है जिससे मानथात कहते हैं। अच्छा। 6th 7th 8th मेरा वहाँ से पूरा हुआ है। फिर उसके बाद 8th के बाद लाखा मंडल में फिर से एंट्री हुई इंटर कॉलेज में। 9th 10th 11th 12th मैंने वहाँ से पूरा किया। अच्छा। उसके बाद जो आगे का सफ़र रहा है, 12th में जब मैं था तो 12th के दौरान ही 2 जनवरी 2014 को मेरे फादर की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और मेरे मार्च में 12th के पेपर होते हैं। मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता हूँ इस घटना से, क्योंकि हमारे जो परिवार के सर्वे सर्वा थे और माताजी हैं और 3 बहनें और एक सबसे छोटा भाई है, तो ये सारी जिम्मेदारियों का बोझ कहीं ना कहीं एक नाबालिग बच्चे पर उस समय पड़ा, क्योंकि उस समय मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था। तो जब ये चीज़ें हुई, जब ये घटना हुई, तो मेरे दिमाग में केवल एक सपना था कि आज हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, पर मेरी माताजी और बहनों के और छोटे भाई को लेकर जो सपना था वो ये था कि देहरादून जाकर एक अच्छी से तैयारी करके एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे कि मेरे परिवार जो है वो अच्छे से पल सके और उनकी जिम्मेदारियां जो उनका हम खर्चा वहन कर सकें। तो देहरादून में जब आते हैं तो मेरा DAV में एडमिशन होता है और BA
राजनीति शास्त्र और ज्योग्राफी और हिंदी 3 सब्जेक्ट मेरे रहते हैं। और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा करता हूँ। इसके बाद इस दौरान मैं साथ में कोचिंग भी करता हूँ और कुछ सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर के उनके एग्ज़ाम भी देता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद फॉर्म निकले, परीक्षाएं दी। ये जो कॉलेज का टाइम था, इसमें छात्र राजनीति में भी सक्रिय नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि मेरा ऐसा उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि इंटर में जब था, जो मेरे साथ घटना हुई, हमारे गांव से उस दिन उस दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी झकझोर देने वाली ये घटना थी कि हमारे गांव से 12 लोग और सारे परिवार के मुखिया, क्योंकि वो कहीं सांत्वना देने गए थे और सांत्वना देने परिवार के मुखिया ही जाता, सारे मुखिया, 12 औरतें विधवा हुई। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक मंजर होगा जब यमुना नदी के तट पर जब 12 लाशें साथ जल रही थी, तो हमने वो मंजर देखा है। उसके बाद से हमारा सिर्फ फोकस ये था कि एक नौकरी करके अपने परिवार को संभाला जाए। हम देहरादून आते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। इस दौरान हम कई बार नौकरी की तलाश में, पार्ट टाइम की जॉब में, हमने गार्ड की जॉब के लिए भी अप्लाई किया और करी। फिर हमारे चाचा मामा वगैरह ने समझाया कि आप पढ़ने में ठीक हो, आप तैयारी करोगे तो लग जाओगे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि वहाँ पर इस प्रकार की धांधली चल रही है। उन्हें था कि साधारण चल रहा है, तैयारी करके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद ये परीक्षाएं जब फॉर्म नहीं निकले तो इसके लिए भी आंदोलन हमने किया। फिर लंबे समय बाद परीक्षाओं के फॉर्म निकले। इस दौरान मैंने फिर 17 से 19 वाले बैच में मैं बीएड भी करा। वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाकपत्थर से मैंने बीएड किया। तो कुछ परीक्षाएं दी, पर जब परीक्षाओं देने के बाद ये चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद फिर हम इसमें सक्रिय हुए। और सक्रिय तो हुए, केवल अपने लिए सक्रिय हुए थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी अंतरात्मा ने कहा। पर इसमें इतने आगे कदम बढ़ गए। पहली ही रैली जो मेरे नेतृत्व में हुई थी, उस रैली में लगभग उत्तराखंड से आए हुए 5-7 हज़ार लोगों ने सचिवालय का घेराव किया। त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे और त्रिवेंद्र रावत जी के आदेश पर हमारे युवाओं पर लाठियां भांजी गई और बहुत बुरी तरीके से हमारे 7-8 लोग जख्मी हुए। 5-6 पुलिस के लोग भी जख्मी हुए, क्योंकि उसके बाद जो पथराव वहाँ पर हुआ, ये मैं पहले रैली की बात बता रहा हूँ। अब पथराव कहाँ से हुआ? सचिवालय जैसी रोड में जहाँ कभी पत्थर देखने को नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साजिश थी सरकार के आंदोलन को तोड़ने की। तो पहले ही रैली में हम पर ताबड़तोड़ मुकदमे सरकार के द्वारा किए गए। फिर आगे जब बढ़े तो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं का एक विश्वास हमारे प्रति जब बढ़ा और दिन में 50, 60, 70 कॉल जब आ जाते थे, वहाँ से पिथौरागढ़ से कॉल आ रहे हैं, चमोली से कॉल आ रहे हैं, लास्ट चंपावत से कॉल आ रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं हम उसमें फंसते गए, आगे बढ़ते गए। तो इसी पॉइंट से आपकी पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा बात करते हैं जी। आपने कहा कि आप आंदोलन को लीड कर रहे, धीरे धीरे मूवमेंट बनने लगा, आपके पीछे लोग खड़े होने लगे बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, क्योंकि वो सबकी कॉर्ड्स को, सबकी उस नस को छू रहा था जो कोई दुखती नस थी पूरे राज्य की। लेकिन उस समय आपने सब लोगों से ये कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने सर्वदलीय उसे बनाना चाहा। आप अपनी उस पॉलिटिक्स को एग्री करते हैं आज भी कि वो सही कदम था? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ। और जिस प्रकार के होता है कि कई बार कमेंट हमारे 90% फेवर में आ रहे हैं, पर कुछ लोग कमेंट वास्तव में कर रहे हैं कि भाई छात्रों के नाम पे राजनीति हो रही है या छात्रों को मोहरा बनाकर राजनीति की ओर बढ़ा जा रहा है। तो मैं ये सोच हमारी भी उस समय थी, ये सोच हमारी भी थी कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर नॉन पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो। पर मैं वही कह रहा हूँ, जब हम आगे बढ़े, जब 5-7 वर्षों का संघर्ष हुआ, जब हमने चीजों को समझा, तो आज मैं अपने उससे पलट रहा हूँ कि नहीं, आज आप उसी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो राजनीति होनी चाहिए, तभी चीजें सुलझेगी। तब भी थी, पर पॉलिटिक्स ही थी, तब भी थी, पर हमारे इतना बड़ा वो था नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे छात्र राजनीति करनी होती तो मेरा एडमिशन प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय में था, मैं वहां से राजनीति की शुरुआत कर सकता था, पर मेरा पहले कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। पर इस सिस्टम ने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, इस सिस्टम ने जिस प्रकार से हमें जो भी कहें, अब वो जो सारी चीजें की, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने ही हमें आज यहाँ पर खड़ा किया। पर ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में हमेशा दुश्मन जो होता है, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, उसकी पहचान बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो वो आप उस समय भी जानते थे कि दोषी कौन है। बिल्कुल। आप कांग्रेस और भाजपा
उन दोनों ने ही इस प्रदेश में राज किया। विधानसभा भर्ती घोटाला देखेंगे तो दोनों के बराबर उतने ही दोषी पाए जाते हैं। मुखरता से लड़े हैं, वो सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, हम हमेशा मुखरता से लड़े हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में ये परीक्षाएं नहीं निकल रही थी, फॉर्म नहीं निकल रहे थे, तो हम लोगों ने भाजपा का विरोध किया, पर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा था। विपक्ष कुछ नहीं कर रहा था और बड़ा चेहरा हरीश रावत जी विपक्ष के थे। हमने भाजपा के सत्ता में रहते हुए हरीश रावत जी का भी पुतला फूका। हमारा जो आगे जो वो था वो क्लियर कट था कि भाई कोई भी हो, युवाओं के रोजगार की जो बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जो बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं कि सत्ता में भाजपा और हम हरीश रावत जी का पुतला फूक रहे हैं। चलिए इससे एक आगे की बात थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करते हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हमने ये देखा कि युवा नेतृत्व जहां पर भी विकल्प के तौर पर उभरा, चाहे वो गुजरात में दलित आंदोलन से निकले नेता हों, चाहे वो पार्टी कुछ और समाज से निकले हुए नेता हों, चाहे दिल्ली में जेएनयू से निकले हुए नेता हों, अंततः सब कांग्रेस या भाजपा की गंगा में समाहित हो गए हैं। क्या बॉबी पंवार चुनाव जीतने के कुछ समय बाद इन मुख्य धाराओं में मिल जाएगा, या इसके बारे में कोई स्पष्ट विजन बॉबी पंवार के पास है कि नहीं, उसको किस राजनीति की ओर बढ़ना है? देखिए राहुल भाई, मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविकता ये है जो आपने बताई है, पर जिस प्रकार से आज तक हमारे संघर्षों में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के अभिभावकों ने जो सहयोग किया है, जो समर्थन दिया है, उन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़े हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड जो है अभी राजनीतिक संकट से उभर नहीं पाया है, राजनीतिक संकट उत्तराखंड के अंदर है राजनीतिक विकल्प के रूप में, तो मुझे लगता है कि हम इस ओर आगे बढ़ेंगे कि जो उत्तराखंड जो राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जो राजनीतिक संकट पे गुजर रहा है, इस राजनीतिक संकट को खत्म करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक नेता नहीं, एक बेटे के रूप में हम अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। और जिन लोगों ने विश्वास जताया है उन लोगों के साथ आज आगे की जो रणनीति है, कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। बॉबी भाई, आपका पहला ही चुनाव है जी, और लेकिन आप बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना बहुत जल्दी सीखे। ऐसा नहीं है, देखो हमने संघर्ष से सीखा है। दो टूक मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या बॉबी पंवार चुनाव जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे, ये वो अपने मतदाताओं से वादा कर सकते हैं? कांग्रेस में नहीं जाएंगे, अपने मतदाताओं से वादा कर सकते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम जनता के कैंडिडेट बनकर जाएंगे अगर संसद पहुंचते हैं। तो आज संसद अगर भाजपा का कैंडिडेट पहुंचता है या कांग्रेस का कैंडिडेट पहुंचता है, अगर कोई बात सही को सही और गलत को गलत बोलने की बात आ गई, अगर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो वो कैंडिडेट कभी वहां पर नहीं बोल पाएगा। पर हम जनता के कैंडिडेट बनकर जा रहे हैं। वो बात जो परिपाटी हमारी शुरू से रही है, सही को सही और गलत को गलत बोलने की, जनता की पीड़ा को वहां पर रखने की, वो हम रखेंगे। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जनता के लिए वहां पर जा रहे हैं और जनता संसद के भीतर जनता के मुद्दों पर ही गरजने का हम काम करेंगे। क्योंकि हमें जनता जो चुनकर निर्दलीय रूप में भेजेगी, वही हम जनता के लिए 5 साल तक रहेंगे। और बाकी हमने आगे मैंने बता दिया कि जो उत्तराखंड राजनीति जो संकट में जूझ रहा है, उसके लिए एक नया विकल्प होगा। चलिए, आप इसको मैं इससे ज्यादा ग्रिल नहीं करूंगा इस सवाल पे, लेकिन इस बात पर कि जैसे आपने संसदीय चुनाव चुना जी, अब देखिए जितने भी मुद्दों को लेकर आप चुनाव में लोगों के बीच में हैं, चाहे उसमें भ्रष्टाचार का सवाल हो, उसमें उत्तराखंड में भू कानून का सवाल हो, उसमें उत्तराखंड की न्याय व्यवस्था का सवाल हो, भूमि कानूनों के सवाल हो, ये सब राज्य के विषय के सवाल। तो इस ऐसे में कई लोग ये बात भी बोल रहे हैं कि शायद आपने इस माहौल को देखते हुए चुनावी फायदा लेने के लिए जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि संसद अगर आप पहुंचते हैं तो ठीक है, केंद्र में एक हस्तक्षेप, एक मजबूत आवाज का होना जरूरी है, लेकिन उससे धरातल पर चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये सवाल कायदे से विधानसभा में उठने चाहिए जहां इनका निस्तारण होना है। तो आपको अगले विधानसभा चुनावों का इंतजार करना चाहिए था, ऐसा जिन लोगों का कहना है, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए उनका कहना भी सही है, पर मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आपने तो विधानसभाओं के अंदर 70 विधायक भेजे हैं, उसमें से कुछ 19 विधायक विपक्ष के हैं, उसमें से कुछ सत्ता पक्ष के हैं, उसमें से 2 विधायक निर्दलीय हैं। जो वो लोग विधानसभा के अंदर आवाज उठा रहे हैं, जो मुद्दे विधानसभाओं के अंदर रखे जा रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? अगर भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की बात बेरोजगार संघ उठा रहा है, उसके बाद कुछ विधायक, कांग्रेस के विधायक हो या और कोई विधायक हो, वो विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं, क्या उस पर सीबीआई जांच हो रही है? पर हम ये विश्वास दिलाते हैं, भले ही मुद्दा ये राज्य सरकार का हो, पर अगर कोई सांसद उस मुद्दे को भरी संसद में उठाता कि क्या जिस प्रकार से जो पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए,
प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह जाकर, राजस्थान में जाकर युवाओं को आश्वस्त करते गए कि राजस्थान में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होगी। छत्तीसगढ़ में गए कि यहाँ सीबीआई जांच होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि या कोई उत्तराखंड का सांसद अगर संसद में ये आवाज उठाता कि उत्तराखंड में भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, भर्ती घोटाले हुए हैं, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप आदेशित करिए। वहाँ के मुख्यमंत्री ये बात नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ का कोई सांसद, जिस प्रकार से विधानसभाओं के अंदर कई विधायकों ने अंकिता भंडारी प्रकरण की बात की, पर उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई। पर मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ का कोई सांसद अगर भरी संसद में ये कहता कि हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का अत्याचार अन्याय हुआ है और हमारी उत्तराखंड सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है, आपको प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दे भले ही प्रदेश सरकार के, प्रदेश स्तर के हो सकते हैं, पर सॉल्यूशन वहां से भी ढूंढा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक बात और करते हैं कि आपका पहला चुनाव है। जो पॉलिटिशियंस, राजनीतिक पंडित रहे हैं, उनके बीच में एक कहावत बड़ी प्रचलित रही है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। अगर पहला चुनाव आप मान लीजिए सिर्फ हारने के लिए या हराने के लिए अगर लड़ें, या लड़ता तो हर कोई जीतने के लिए ही है, तो आप भी जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, पर अगर आपको चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो विधानसभा के बारे में भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ सोचा है, या अभी सारा ध्यान इसी चुनाव पे है? अभी सारा ध्यान इस पे है और फोकस पूरी तरह से है कि ये सीट निकाली जाए। पर ये मन बना लिया है कि अब राजनीति ही करनी है, राजनीति करनी है। और राजनीति के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्ता नहीं, हमारा लक्ष्य सेवा है। भले ही ये जो हमारा वो राजनीति रहेगा, पर ये सत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें सेवा करनी है और वो माध्यम राजनीति है। पर हमने ये कह दिया है कि आज ये कदम अगर आगे बढ़ाया है इस जनता जनार्दन के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, इनके सुझावों के बल पर, तो मुझे लगता है कि जब तक अब इस शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगा, तब तक ये सेवा अब करनी है। जी, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका एक माहौल जनता के बीच में बन रहा है, वो नज़र भी आ रहा है। वो तमाम हमारे दर्शक भी लगातार हमें कमेंट्स करके आपसे इंटरव्यू करने के लिए, इतने कमेंट हमको उत्तराखंड के स्थापित नेताओं के लिए नहीं आते जितना आपसे बातचीत करने के लिए लगातार आते रहे। तो थोड़ा सा आपकी अब इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स वाली जो राजनीति है, अभी तक तो बाकी भू कानून और इन सवालों पर बात हुई। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में कई पावर सेंटर्स पिछले कई दशकों से बहुत मजबूत हैं जी। वहाँ एक परिवार, गुलाब सिंह जी का परिवार है, जो दशकों से वहाँ पर एक बड़े वर्ग के बीच में पैठ रखता है। वहाँ एक परिवार, मुन्ना चौहान जी का परिवार है, जो एक मजबूत पैठ रखता है। और पिछले कुछ समय में एक नया पावर सेंटर वहाँ से निकला है, हाकम सिंह के नाम से, जिनको लोग जानते हैं। वो भले ही जेल गए हों, उनका आम लोगों के बीच में एक नेगेटिव संदेश हो, लेकिन ग्राउंड पर उनकी भी एक मजबूत पकड़ है। कई लोग उनके समर्थन में हैं जिन्होंने उनसे सीधे या टेढ़े रास्ते से मुनाफे कमाए, और वो एक ठीक ठाक वर्ग है। ये पावर सेंटर्स जो हैं, एक तरफ को डेडिकेटेड लोग हैं जो वोट इन्हीं के कहने पे करते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली आप इन इतने पावर सेंटर्स के बीच में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि आपका जो बज़ है वो वोट में भी कन्वर्ट हो? और मैं ये जब सवाल कर रहा हूँ, हालांकि सवाल मेरा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प उदाहरण एक कुमाऊं के नेता का दिया था कि वो जब चुनाव हारे तो उनकी बड़ी चर्चा थी चुनावों में, और लेकिन वो हार गए। तो उनसे पूछा गया हार का कारण, तो वो बोलते थे कि यार, मेरे तो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबकी जुबान पे मेरा ही नाम है, लेकिन ना तो बच्चे वोट देते हैं और ना बुजुर्ग वोट देने जा पाते हैं। तो मेरा नाम तो है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इतने पावर सेंटर्स के बीच में वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए राहुल भाई, आपने क्षेत्र विशेष की अभी बात की है और खासकर आपने चक्राता क्षेत्र की बात की है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो दौर चाहे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी का रहा हो, या प्रीतम सिंह जी का रहा हो, मुन्ना चौहान जी का रहा हो, या आप रामशरण नौटियाल जी की बात हो, या मधु चौहान की बात हो, तो हमारा एक कल्चर है, हमारे लोगों में एकजुटता है, और अपने के प्रति कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर है एक चीज़ कि वो अपने नेता को कभी हारने नहीं देती है, अपने नेता को हारने नहीं देती है कभी। चाहे वो फील्ड में प्रीतम सिंह जी रहे हो, चाहे मुन्ना चौहान जी रहे हो, मधु चौहान जी रही हो, रामशरण नौटियाल जी रहे हो, या गुलाब सिंह जी रहे हो, वो अपने नेता को हारने नहीं देती है। ये हमारे जिस क्षेत्र विशेष की आप बात करते हैं, और मुझे यही उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो रिस्पांस वहाँ से मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने खतों की बैठकें करके समर्थन दिया है, और एकजुटता के साथ जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने 20-50 साल तक
पार्टी के लिए जो समर्पित थे वो पार्टी छोड़कर खुद हमारे साथ जब खड़े हुए तब हमारा हौसला बढ़ा। और मुझे यही उम्मीद है कि उस क्षेत्र विशेष से इसी प्रकार का सहयोग मिलने वाला है और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पॉजिटिव है और हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला जो वो एक कदम उन लोगों का है। अच्छा, और कुल मिलाकर 14 विधानसभाएं जो है एक लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। तो मैंने शुरुआत आप उस क्षेत्र से इसलिए की क्योंकि आपका सबसे मजबूत, आप वहीं से आते हैं, जड़ें वहीं हैं, तो इसलिए वहां से शुरुआत की। शहरों में आप कैसे देखते हैं कि शहरों में आपका बस तो है, वो हमने आंदोलन के दौरान भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, लेकिन शहर का जो वोटर है उस वोटर तक आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और खास करके उत्तराखंड में हमने ये देखा है कि पिछले दोनों चुनावों की स्थितियां ऐसी रही हैं कि आज भी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ एक चेहरे के नाम पर वोट मांगती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कोई भी प्रत्याशी यहाँ ऐसा नहीं है जो खुद के दम पर अपना बड़ा जनाधार रखकर चुनाव में उतर रहा हो। तो वो फैक्टर आपको भी डैमेज करेगा चुनाव में, क्योंकि मोदी फैक्टर की लहर ऐसी है कि लोग ये कहते हैं कि अभी फिलहाल हमें मोदी जी को ही मजबूत करना है, किस तरह का नैरेटिव है। तो जो लोग इस नैरेटिव में बंध चुके हैं उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आप एक बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अगर मैदान में हैं तो कुछ बेहतर कर पाएंगे, या उस वोटर का वोट लेने के लिए उसको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी जो पावर है वो यूथ है और यूथ समझ चुका है कि किस प्रकार से लगातार जुमलेबाजी जो हो रही है, यूथ को ठगा जा रहा है, यूथ समझ चुका है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो सर्विस क्लास जो लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, उस कर्मचारी वर्ग के लिए भी हम लगातार संघर्षरत है। जो ओपीएस का उनका मुद्दा है, एक कर्मचारी वर्ग आज निराशा की नज़र से सरकार की तरफ देख रहा है। और मैं ये बात समझ सकता हूँ, इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जब भी हमने सरकारी नौकरी में जाने का मन बनाया या जो जिस भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी में जाने का उद्देश्य था, केवल इसलिए उद्देश्य था कि वो जब 12-12 घंटे, 16-16, 18-18 घंटे जब पढ़ाई करता है, उसके बाद उसका इस मकसद से वो सरकारी सेवा में जाना चाहता है कि उसका पूरा जीवन, वो आजीवन अपने जीवन को सेव कर सके और बुढ़ापे में जो उसका सारा एक पेंशन के रूप में जो मिलता था, उसलिए वो सरकारी सेवा की ओर भागता था। इसलिए हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान है तभी था। पर आज सरकार ने अगर उन पर प्रहार किया है, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम पर प्रहार करके एनपीएस लाई है, तो मुझे लगता है कि सर्विस क्लास जो लोग हैं वो भी वोट हमारे पक्ष में करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जो युवा इस देश की सरहदों पर जाकर अपने सपने को साकार करना चाहता था और ये देश की सेवा करना चाहता था, और जब ये अग्निवीर योजना जब लागू की गई तो देश भर का युवा सड़कों पर उतरा, कई जगह आगजनी हुई, कई आंदोलन हुए, पर वो युवा 17.5 साल के युवा, 18 साल के युवा, 19 साल के युवा सड़कों पर तो थे, अनुभव नहीं था। पर जब सरकार ने पुलिस बल के द्वारा उन पर मुकदमों का डर दिखाया, जब जेल भेजने का डर दिखाया, जब उन पर लाठियां भांजी गई, तो उस आंदोलन को दबाया गया। उस दौरान तो उस आंदोलन को दबा दिया, पर आज की स्थिति में वो युवा वोटर है। भले उस समय 17.5 साल, 18 साल के थे, पर आज की डेट में वो वोटर है। और उन युवाओं के पास मैंने देखा है, क्योंकि बचपन में हम भी आर्मी की जब तैयारी करते थे तो हमारे पास या हमारे साथ दौड़ने वाले युवाओं के पास जूते तक नहीं होते थे, वो चप्पलों में सुबह सुबह दौड़ते थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि उन युवाओं के साथ जो सरकार ने जो अन्याय किया है, आज वो युवा प्लस उनके अभिभावक, जहाँ इस प्रदेश में कहा जाता है ना कि इस प्रदेश के हर एक घर से एक शिक्षक और एक फौजी होना है, तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। और मुझे लगता है कि वो युवा प्लस उनके अभिभावक भी आज हमारे पक्ष में वोट करने वाले हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज उस माता को भी समझना पड़ेगा जो आज किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो वोट के तौर पे जो देख रही है कि ऐसा करना चाहिए। मैं उस माता जी से ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप मोदी करिए, आप राहुल करिए, पर क्या आपके बेटे के लिए जो रोजगार के अवसर खत्म कर दिए गए हैं, आपका बेटा फौज में जाना चाहता था, या जो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी उस अवसर को खत्म कर दिया गया है, सारा निजीकरण होकर आपके बेटे के सारे अवसर खत्म कर दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस माता को आज समझने की जरूरत है कि अगर आपका बेटा बेरोजगार रहा तो कल के दिन उसकी शादी भी नहीं कर पाओगे, ये समझने की जरूरत है। तो शहर में सर्विस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उन युवा साथियों की बात कर रहा हूँ जिनके सपने को हमारी सरकारों ने चकनाचूर किया है। और इसके अलावा
जो पढ़ा लिखा वोटर जो बातों को समझ रहा है, जिन लोगों ने लंबे समय से इस पूरे इनके कार्यकाल को देखा है, उसमें कुछ सीख लिए, वो वोटर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ों से जिस मजबूती के साथ हम आगे बढ़कर आ रहे हैं और मैदान में जो ये बैलेंस बनकर आएगा, तो कहीं ना कहीं इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो इसमें नया अध्याय लिखकर एक इतिहास रचने वाले हैं। चलिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और टिहरी लोकसभा सीट, जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आपको अंदाजा है कुल कितने नामांकन हुए हैं? देखिए 11 नामांकन है जी। और इन 11 नामांकनों में आप किससे अपनी सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? मैं सीधे तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि आज नामांकन 11 हुए हैं, ठीक है। अब अपनी क्षमता के अनुसार लोग अपनी तैयारी करेंगे और अपनी उस मजबूती के साथ चुनावी रण में होंगे। पर आज जो जनता के बीच में जाकर जो जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का प्यार और समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार की चीजें चल रही है, उससे तो यही साबित होता है या यही लगता है कि आज चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा में नहीं रह गया है। आज चुनाव आम जनता वर्सेस राजशाही के बीच लड़ा जा रहा है। और जब जब आम जनता ने बिगुल फूंका है, वो चाहे कोई बड़ी सी बड़ी सत्ता हो, राजशाही हो या कोई भी बड़ी ताकत हो, तब तब आम जनता जीती है। ये शुभ संकेत हमारे लिए है। लेकिन जिस सीट से आप लड़ रहे हैं वहां पर भारत की आज़ादी के 70 सालों में से लगभग 50 साल राजशाही ने ही प्रतिनिधित्व किया है। और इस बार भी राजा उसी परिवार की वो महिला चुनाव लड़ रही हैं, जिनको कई लोग तो साक्षात बद्रीनाथ के रूप में जिनको मानते हैं। और एक वर्ग तो है जो आज भी जिसका डेडिकेशन इस तरह का समर्पण है। वैसे मुझे एक बात और इससे ध्यान आई कि आपने अभी नामांकन किया है, कितनी घोषित संपत्ति आपकी उसमें कितनी दर्शाई गई है, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, वो तो हमने एफिडेविट भर दिया है, उसमें मेरी तो कोई अभी व्यवहार भी नहीं हुआ है। हमारे पास ना कोई हमारे नाम पर गाड़ी घोड़ा है। हमारे पास एक स्प्लेंडर बाइक है जो 2010 की है। अच्छा। वो पिताजी के नाम पे ही चल रही है। हमने वो अपने नाम पे भी नहीं करवाई है। और उसके अलावा और संपत्ति है नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा लाखा मंडल के अंदर 60-70 गज का एक जब लिया था, जब फादर एक्सपायर हुए थे, तो उनकी LIC के तौर पर 1 लाख रुपए बैंक से मिला था। तो उसमें से 60-70 हजार रुपए में वो हमने लिया था। तो वही संपत्ति वो दर्शाई है। कुछ बैंक में जो कुछ नगद थे 20-30 हजार रुपए, वो हमने दर्शाया है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि टिहरी सीट से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके एफिडेविट को अगर आपने देखा होगा, उनकी संपत्ति का ब्यौरा अगर आपने देखा होगा, तो मुझे लगता है संभवतः वो सबसे अमीर प्रत्याशी होंगी इस लोकसभा चुनाव की। तो और चुनाव जिस तरह से धनबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विशेष तौर से आखिर के कुछ दिनों में पैसा जिस तेजी से चुनाव का पूरा लहर को बदल देता है, उसकी काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है या आम जन का जो विश्वास? साफ तौर पर जो आम जनता खुद सामने निकल कर आ रही है, आम जनता जो सहयोग कर रही है, आम जनता ही चुनाव लड़वाने वाली है। आज जिस प्रकार के खर्चे पार्टियों द्वारा बेतहा खर्चे किए जाते हैं रैलियों में फूंकने के लिए, इस प्रकार से रैलियों में माहौल बनाने के लिए या अपना माहौल बनाने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जितने भी काम कर रहे हैं, हमें पैसा फूंकने की जरूरत नहीं पड़ रही है माहौल बनाने के लिए। लोग स्वतः ही आ जा रहे हैं और लोग अपने आप अपने स्तर पर, सबसे बड़ी बात है और हमारा ये सौभाग्य है कि जिन लोगों से आज तक मिला भी नहीं हूँ, जिन लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ, उन लोगों के फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने बूथ पर बॉबी पवार को प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं, हम अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानकर हम अपने बूथ पर मेहनत में लग गए हैं। तो इतनी बड़ी अगर बात निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर धनबल ने जी आपकी टीम से जुड़े ही कुछ लोगों ने शायद वो शेयर किया था या सोशल मीडिया से कहीं तक मेरे तक पहुंचा कि कोई व्यक्ति हैं जिनकी अभी नौकरी लगी है और उन्होंने अपनी पहली जो वेतन है वो पूरी तरह से आपके चुनाव में मदद के तौर पर दिया है। देखिए, आम जनता वो चाहे हमारे संघर्षों की बदौलत आगे बढ़ा हो या जिनके लिए हम सुख दुख में खड़े रहे हो या जो वास्तव में प्रदेश के भीतर या इस क्षेत्र में इस संसदीय सीट पर बदलाव चाहती है, वो जनता तन मन धन से हमारे साथ खड़ी है और हम उन्हीं के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समाज और इस उत्तराखंड के लिए काम किया है, मेरी आज ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है आम जनता जनार्दन से कि आप लोग भी जिस प्रकार से आपको प्रत्याशी दिए गए हैं, उन प्रत्याशियों को देखते हुए आज अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है तो कांग्रेस के 90% कार्यकर्ता उस प्रत्याशी से नाखुश है।
अगर भाजपा ने प्रत्याशी दिया है तो 90% कार्यकर्ता उस प्रत्याशी से नाखुश है। तो आप सभी लोग भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार विकास के नाम पर, इस बार संघर्ष के नाम पर, इस बार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के नाम पर आप वोट कीजिए। विकास के नाम पर तो पेटेंट है कुछ लोगों का, वो आप विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। पर लेकिन आपने इतना अपने बिजी शेड्यूल में अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको हमारी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, जो तमाम लोग लगातार चाह रहे थे कि हम आपसे बात करें, उन तमाम दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग चाहेंगे कि आप सबसे अच्छा परफॉर्म करें। हम लोग भी देश के सबसे युवा सांसद अगर हमारे राज्य से निकल के जाते हैं, संभवतः हमारे लिए भी एक गर्व की बात होगी। और जिन बातों को आप पॉलिटिकली करेक्ट होके घुमा गए, उम्मीद है अब आपका लंबा राजनीतिक सफर है तो भविष्य में उस पर आपसे खूब चर्चाएं होंगी, खूब बातें होंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बॉबी पवार, हम प्रत्याशी। और चुनाव से जुड़ी अभी कई रिपोर्ट्स लगातार आप देखते रहेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट्स पर एक कर विस्तृत कार्यक्रम हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तो चुनावों की तमाम जानकारियां आपको बारामासा पर लगातार मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिएगा बारामासा।